माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय बड़े बड़े विषय उठाते हैं, बहुत हल्ला होता है और उपस्थिति देख लीजिए गंभीर लोगों, कितनी गंभीरता है उनको। गिनती के चेहरे हैं, गिनती के। निधन का उल्लेख। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज दिनांक 18 फरवरी 2024 को ब्रह्मलीन हो गए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जन्म 10 अक्टूबर 1946 को ग्राम सदलगा, जिला बेलगांव, कर्नाटक में हुआ। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में दीक्षा ग्रहण की। आचार्य जी को 8 भाषाओं का ज्ञान था। सन 1972 में उन्हें संत ज्ञान सागर जी द्वारा आचार्य का दायित्व प्रदान किया गया। उन्होंने हिंदी, संस्कृत में अनेक रचनाएं की। उनके ओजस्वी वाणी से प्रभावित होता रहा। उनकी रचना और रचित रचनाओं विभिन्न संस्थानों और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उनकी प्रसिद्धि जैन धर्म में ही नहीं अपितु सभी धर्म में अनुयायी में है। उनकी छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रहा। अंतिम समय डोंगरगढ़ में रहे उन्होंने समाधि ली। उनके महाप्रयाण से धर्म जगत और विश्व के एक दिव्य संत, गुरु और पथ प्रदर्शक खो दिया है। आचार्य विद्यासागर महाराज के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था जी, और हम सब लोग, पूरा सदन, उनको जन्मदिन की सीधे सामने से बधाई देने के लिए वंचित रह गया। इसलिए मैं आज अपनी पार्टी की ओर से उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये भी कहना, जस्ट मिनट प्लीज, आपका जो काम है ना, हर काम बिलेटेड होता है। मेरा नहीं भैया, पूरा विपक्ष का काम बिलेटेड है, पूरी राजनीतिक प्रक्रिया बिलेटेड है। और मैं माननीय तात्कालिक होना चाहिए। माननीय दम तो पैदा कीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ भविष्य के लिए कि वो यहीं थे, मेरे ख्याल से परसों यहीं थे जी। सदन चल रहा है, सदन में बहुत उनके चाहने वाले हैं। रोज विष्णुदेव की सरकार की चर्चा होती है, तो कम से कम सदन के प्रति वो इतने चिंतित रहें कि सदन को भी गाहे बगाहे 1-2 दिन में देख लिया करें, और यहाँ ताकि उनको देख के लोगों की जो मुस्कान है वो बढ़ जाए। मेरी इतनी ही आपसे अपेक्षा। मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं होती हैं। नहीं सर, आज आप दोनों का जैकेट के कलर एक जैसा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ये यदि रोज का क्रम बने तो अच्छा रहेगा। मिली भगत है ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। रंग अच्छा लग रहा है दोनों का। मिली भगत तो नहीं है। खिला हुआ रंग है, और पूरे सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता यदि एक जैसे लगेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। मैं समझ रहा हूँ उनको देश का प्रदेश का पूरा भार है, प्रदेश में जाना है उनको। फिर भी जब सदन के प्रति उत्तरदायित्व को भी वो नहीं समझे तो उनके अधिकारी लोग कम से कम समझा दें, आप समझा दें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। चलिए, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपने श्रद्धेय मुनि जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी अगर 2-2 मिनट। गाड़ी आगे बढ़ गई। सुनो ना यार, तुम कुछ तो उनको बुलाया इसीलिए प्रश्न का। अरे हो गया ना, श्रद्धांजलि के बाद भी 2 मिनट का मौन हो गया, अब उनके बारे में बोला जा सकता है। अरे यार, तुम लोग कोई चीज
इतना ज़्यादा मत तोड़िए। आप बहुत ज़्यादा परंपरा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो परंपरा को तोड़िए मगर इतना ज़्यादा मत तोड़िए। श्री इंद्र साहू, श्री इंद्र साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मेरा पहला प्रश्न पहले नंबर पर। माननीय मंत्री जी से मेरा पहला प्रश्न है कि बलौदाबाजार भाटापारा में जिला में कितने शासकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल संचालित हैं और संचालित कितने पंजीकृत निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना एवं शासन की अन्य योजनाओं के तहत मरीजों का इलाज हो रहा है, कृपया बताने की कृपा करेंगे। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले में शासकीय और मान्यता प्राप्त अस्पतालों संचालित अस्पतालों की जानकारी चाहिए है। जिले में कुल 207 शासकीय चिकित्सालय तथा कुल 30 मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय संचालित हैं। उसमें 13 पंजीकृत जो निजी अस्पताल हैं उसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल सहायता योजना चालू है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने जो उत्तर दिए हैं उसमें बलौदाबाजार भाटापारा में 207 शासकीय चिकित्सालय और मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय संचालित है। इसमें 30 निजी चिकित्सालय कहाँ पर संचालित है, नाम एवं स्थान बताने की कृपा करेंगे तथा वे कौन से 13 निजी अस्पताल है जहां पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मरीजों का इलाज किया जा रहा है, कृपया बताने कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 जो निजी चिकित्सालय चल रहे हैं उनमें 13 में आयुष्मान योजना चल रही है। उन 13 का नाम पढ़ दूं कि वैसे वाजपेयी नर्सिंग होम बलौदाबाजार, स्वर्गीय श्रीमती चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल बलौदाबाजार, श्री राम हॉस्पिटल बलौदाबाजार, ओमकार हॉस्पिटल बलौदाबाजार, किलकारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बलौदाबाजार, आनंद हॉस्पिटल प्रसूति सर्जरी एवं ट्रामा सेंटर बलौदाबाजार, जया पाली क्लिनिक एवं हॉस्पिटल संडी पलारी, आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पल्लारी, आद्या हॉस्पिटल कसडोल, नरेंद्र मिश्रा मेमोरियल संजीवनी हॉस्पिटल कसडोल, आस्था नर्सिंग होम भाटापारा, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिमगा, श्री विनायक हॉस्पिटल सिमगा। चलिए प्रश्न करिए दूसरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूँगा कि शासन द्वारा प्रदेश के आम जनता एवं गरीब मरीजों के लिए बनाए गए जन कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ निजी एवं शासकीय अस्पतालों में मरीजों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु सही समय पर नहीं मिल पाता। महोदय, मरीज जब गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया जाता है तब उसकी तत्काल जान बचाने के लिए महंगे इलाज का खर्च बताया जाता है, जिसको वहन कर पाना आम गरीब जनता के बस में नहीं होता। इसके कारण उस मरीज को अस्पताल से वापस होना पड़ता है तथा कई अस्पतालों में मरीज को यह बताया जाता है कि हमारे यहाँ यह योजना नहीं चलती है, या चलती है तो पहले उसके लिए आपको विभाग में कोई विशेष हॉस्पिटल की शिकायत जी, यदि जी, आपको है बता रहा हूँ सर, उसके बारे में प्रश्न कर लें। बाकी ये नहीं हॉस्पिटल चलती की या- सूची पूरी बता दी है मंत्री जी ने। जी, आपको विभाग आपको शिकायत में- कहाँ से ये बता दीजिए कृपा करके। जी करना पड़ता है और उसके बाद इलाज किया जाता है। योजना में राशि स्वीकृत होने में समय लगता है तथा मरीज इंतजार करते करते अपना दम तोड़ देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार तो मरीजों के इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है या जमीन बेचकर अस्पतालों में अपना इलाज कराने को मजबूर होते हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है और मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में के लिए आदेश जारी करेंगे क्या कि इमरजेंसी में गरीब गंभीर रूप से किसी भी बड़ी बीमारी से पीड़ित मरीज अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती होने के लिए लाया जाए तो सबसे पहले
इसकी जान बचाने की व्यवस्था किया जाए। चलिए, क्या मंत्री जी ऐसा कोई आदेश है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नए हैं और उनकी चिंता बहुत जायज़ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात की माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पहले मैं नहीं जानता क्या होता था, परंतु हमारे आयुष्मान कार्ड के जो पैकेज में है, कल भी मैंने सदन में घोषणा किया है, जिस बीमारी के लिए कोई भी मरीज अगर भर्ती होता है, जिस बीमारी का पैकेज में हमारे आयुष्मान से, उसको 100% बिना अतिरिक्त पैसा लिए उस हॉस्पिटल को इलाज करना होगा। यदि वो नहीं करेंगे तो हम उनको आयुष्मान से उनको टर्मिनेट करेंगे, जरूरत बहुत पड़ेगा अच्छे तो जवाब। उनके लाइसेंस भी रद्द करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, और कोई विषय? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 1 मिनट और समझ लूंगा मैं। बोलिए बोलिए। इसमें ये ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि तत्काल ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से उसके इलाज में होने वाले खर्च को 24 घंटे के भीतर अस्पताल के खाते में जमा करा दिए जाएं, जिससे तत्काल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को इस योजना का लाभ मिले। इसके लिए क्या माननीय मंत्री महोदय जवाब आदेश सुन जारी लीजिए, करेंगे जवाब क्या? सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार का 1 साल का लंबित है 650 करोड़ के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटलों का। चलिए, जनक ध्रुव अपना हम प्रश्न उस करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सर। हो गए आपके 2-3 प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा के सिविल अस्पताल भाटापारा में स्वास्थ्य सुविधा का अत्यंत ही बुरा हाल है, जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी है। भवन भी जर्जर है, न कोई सुविधा है, न एम्बुलेंस ब्लड बैंक की सुविधा है और न ही लैब की सुविधा है। यह अस्पताल मात्र रिफर सेंटर के रूप में रह गया है। यहाँ के डॉक्टर स्वयं अपना निजी अस्पताल चलाते हैं, जहाँ पर यहाँ के मरीजों को रिफर कर मोटी रकम वसूली जा रही है। साथ ही बिलासपुर रायपुर के अस्पतालों में मरीजों को रिफर कर कमीशन का बड़ा खेल चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बता दीजिए मंत्री जी। मांग करना चाहता हूँ कि सिविल अस्पताल भाटापारा में बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा आम जनता को मिले, इसके लिए पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टर एवं स्टाफ की स्थापना एवं जर्जर भवन निर्माण के लिए राष्ट्रीय घोषणा करेंगे। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाटापारा में सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, डॉक्टर्स विशेषज्ञ की संख्या जरूर कम है, हमारे पास विशेषज्ञों की संख्या कम है। जैसे ही उपलब्ध हो रहे हैं हम वहां भेज रहे हैं। चलिए, जनक ध्रुव कोई व्यक्तिगत शिकायत अपना प्रश्न करें। ठीक हो गया आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि गरियाबंद जिला के विकासखंड देवभोग के अंतर्गत जो जानकारी मैंने चाहा था उसमें परिशिष्ट 1 में बताया गया है, लेकिन सामुदायिक केंद्र जो जानकारी चाहा गया तो निरंग बताया गया है, और उसमें देवभोग को पिछले 7 सालों से सिविल अस्पताल का दर्जा मिला हुआ, जबकि बजट में और सेटअप के अनुसार इस प्रकार के सिविल अस्पताल में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। प्रश्न करिए ना। सेटअप के अनुसार क्या स्वीकृति दी जाएगी, ये जी, प्रश्न है। स्वीकृति दी जाएगी, यही पूछना है आपको, जी, इसका जवाब साथ दे ही दीजिए। साथ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे दीजिए। ठीक है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दोबारा फिर पूछना, आप बैठ जाओ एक बार। निश्चित रूप से 100 बिस्तर का सेटअप है तो उसमें स्वीकृति देंगे। और मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही देवभोग में 5 जो मेडिकल ऑफिसर है उसकी नियुक्ति हमने किया है। कल ही किया है जी। आपका प्रश्न का इतना असर हुआ कि 5 डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई है। Thank you। आप धन्यवाद दीजिए मंत्री जी को। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी। और कोई मेरा प्रश्न दूसरा है तो बताइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, सुपेबेड़ा के ग्रामीणों के दर्द को किसी ने छुपाया जो किडनी से प्रभावित है। लगातार अभी तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है और आज भी किडनी से पीड़ित है लोग। मैं चाहूँगा कि इस सुपेबेड़ा में जहाँ पे वीआईपी दौरा के समय मुन्ना भाई MBBS फिल्म के तर्ज पर यहाँ पे एक सरकारी भवन के भीतर रखे सामानों को साज सज्जा करके यहाँ पे नियमित चलाने के सरकारी अस्पताल को नियमित चलाने का दिखावा कर दिया जाता है। चलिए बताइए। लेकिन हकीकत तो यह है कि वहाँ ना तो डॉक्टर की पोस्टिंग है और चलिए ना ही बता रहे स्वास्थ्य हैं, आप बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भी सदस्य की चिंता बहुत जायज है। सुपेबेड़ा में उसको संज्ञान लेते हुए कल ही हमने 3 डॉक्टरों की दल बना दिया है, वहां जाकर देखेंगे। और आपको एक खुशखबरी है कि कल ही, चलिए आपका पूरा काम कर दिया मंत्री जी को, आप धन्यवाद तो दो। वहां भी एक MBBS डॉक्टर श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे छत्तीसगढ़ सह चिकित्सीय परिषद द्वारा निजी चिकित्सालय महाविद्यालय को पहली बार कब मान्यता देना प्रारंभ किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने का काम छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि पहले जो एमसीआई होती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो देती थी, और 2019 से जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके द्वारा मान्यता दी जाती है, छत्तीसगढ़ से नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक निजी चिकित्सालय को वर्षवार कितनी सीटें और पाठ्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं, कृपया जानकारी देवें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पढ़ने में टाइम लगेगा, मैं अलग से आपको दिला देता हूँ। निजी चिकित्सा विद्यालय में वर्षवार सीट और पाठ्यक्रम कितने स्वीकृत किए गए हैं? एक छोटा सा प्रश्न है, यदि उत्तर लंबा है तो इनको लिखित में आप जवाब। वैसे मैं बता सकता हूँ, ये निजी चिकित्सा महाविद्यालय हमारे यहाँ 3 अभी संचालित हैं, 4 थे तो इसको पिछली सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, ये लगभग इसका 150 प्रतिवर्ष है, केवल 2021 में 151 था और 2022 में 149 था। लगभग क्यों होगा? या तो 150 होगा या 100 होगा, लगभग नहीं होता। नहीं, लगभग मतलब भाई साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016 में 150, 19 में 150, 2000 में 150, 2021 में 2020। चलिए, और कोई प्रश्न आपका? धन्यवाद। श्रीमती अनिला भेड़िया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाही थी कि जो मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत जो स्वीकृत कार्य है, उन कार्यों में आपने 724 कार्य पूर्ण बताए हैं, पर मेरी जानकारी के अनुसार इसमें भी 25 से 30% कार्य नहीं हुआ है, आपको गलत जानकारी दिए हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार चल रही थी, उसको दुरुस्त करने में कुछ समय तो लगेगा, स्कूल के भविष्य की बात समय है, लगेगा। इधर सब व्यवस्था बिगाड़ दिया था, उसका व्यवस्था कोई नहीं बिगाड़ा है। आप कार्य स्वीकृत हो गई थी, उस कार्य को क्यों बंद किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँ। आप अजय चंद्राकर की तरफ देख के बात मत करिए, मुझे देख के बात करिए और प्रश्न करिए। वो वैसी वो चाहते हैं कि सब डिस्टर्ब हो और मेरे तरफ सब बिल्कुल उधर देखना ही नहीं है आपको। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 724 कार्य पूर्ण हुए हैं, 234 कार्य अपूर्ण हैं, 194 कार्य प्रगति पर हैं और 40 कार्य अप्रारंभ हैं। जो प्रारंभ कार्य हैं वो सिर्फ 40 हैं, बाकी सभी कामों के लिए टेंडर हो गया है, काम की शुरुआत हो गई है और वो काम वहाँ पर चल रहे हैं। आपका क्षेत्र है, आप स्वयं जाकर सैंक्शन भी आप ही लोगों ने किया था, टेंडर भी आप ही लोगों ने किया था, तो किसी भी काम को हमने रोका नहीं है। जिस काम का टेंडर नहीं हुआ, जो काम प्रारंभ नहीं हुआ, खाली वही काम प्रारंभ नहीं हुए, बाकी सभी काम वहां पर चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, काम रोका गया है, जो काम शुरू हुआ था वो काम रोक दिया गया है, आदेश है, आप विभाग के द्वारा जानकारी ले लीजिए। और जो 40 काम अपूर्ण है वो भी आपके शासकीय एजेंसी के माध्यम से हो रहा है, पीडब्ल्यूडी और आरईएस, तो वो क्यों रोका गया है ये मैं जानना चाहूँगी। और ये बाकी जो शुरू काम है वो भी रोका गया है, आप अपने विभाग से सही जानकारी ले लीजिए, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में हैं इसलिए हमें पूरी जानकारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने किसी भी काम को नहीं रोका है। जो काम अपूर्ण है वो काम ठेकेदार को पूरा करना है, जो काम प्रगति पर है वो उनको पूरा करना है। जो 40 काम शुरू ही नहीं हुए हैं, खाली वही काम रुके हुए हैं, बाकी किसी भी काम को रोका नहीं गया है। शासन का कोई निर्देश नहीं है, जो काम प्रारंभ नहीं हुए हैं खाली वही रुके हुए हैं। तो ये 40 जो अधूरे काम है उस आप आदेश करेंगे कि वो काम कैंसिल करेंगे? क्योंकि ये काम जल्दी हो जाना चाहिए ताकि अगले नए सत्र में
हमारी स्कूल संचालित हो वहाँ पे, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे क्षेत्र में स्कूलें हैं जो सामुदायिक भवन में लग रहे हैं और कहीं इधर उधर लग रहे हैं। तो वो वैसा काम आप तत्काल निर्देशित करेंगे कि जल्दी चालू हो और कंप्लीट हो और 40 अधूरे काम भी तत्काल जारी हो। महोदय, इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल की नई बिल्डिंग बनना हो। आप लोगों ने तो इतनी अति की है, अब मैं उसके बारे में बोलूंगा। 61 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत हुए, कोई एस्टीमेट नहीं है कि एक कमरा बनेगा इतने बाई इतने का बनेगा तो उसमें कितना पैसा लगेगा। किसी भी, अगर एक कमरे के लिए किसी ने 20 लाख मांगा 20 लाख दे दिया, किसी ने 30 लाख मांगा 30 लाख दे दिया। कोई भी उसमें इस प्रकार से खर्च किया गया। उसके बाद भी जो काम चल रहे हैं, जो काम ऑन गोइंग है, उनको हम नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि वो शासन के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। जो 40 काम हैं, उन 40 कामों का हम परीक्षण करवाकर उसकी वास्तविक जितनी लागत होगी उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिला का प्रश्न है। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, जो रुके हुए काम है मेरे विधानसभा के लगभग 8-10 काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के कारण वो पोलिंग बूथ बने हुए थे। पूरा प्रतिवेदन में अपने विधानसभा का ही बोले थे आप, और क्या बच गया है? अभी है और बोलूँगा पूरा, जब तक सत्य चलेगा तब तक बोलूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे वो स्कूल जर्जर हो चुके हैं, उनके निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो ऐसे निर्माण काम जिसको निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, तो आपसे आग्रह करूंगा तो उसके भी जो रुके हैं उसके भी निर्माण काम की स्वीकृति आप दे दें। बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, 958 काम बालोद जिले में स्वीकृत हुए थे। जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, 958 कामों में से सिर्फ 40 काम जो प्रारंभ नहीं हुए थे वही काम रुके हुए हैं, बाकी सभी काम हो रहे हैं। और इन 40 कामों को भी हम परीक्षण करवाकर गुण दोष के आधार पर उसका निर्णय करेंगे। चलिए, आप पूछ लीजिए। 1 मिनट, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जब भी हो कोई भी काम के लिए आप लोगों ने बहुत अति कर दिए थे। ये काम कार्य योजना बनाने का काम अधिकारी करता है, सैंक्शन देने का काम अधिकारी करता है, काम कराने का काम अधिकारी के निर्देश पे होता है। तो ये हमारे माननीय मंत्री हैं, संतरी जो भी दिए हैं, उनके दोष क्या है? जो अधिकारी अगर अति किया होगा इसमें कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय, हम अगर कार्रवाई शुरू करेंगे ना तो कोई नहीं बचेगा। नहीं, सबको करिएगा। ये काम के लिए आपको दायित्व जनता दिया है। टेंडर में हुआ है, सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दीजिए, कार्य चालू हो जाएगा। आप घोषणा कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि सारे अधिकारी। चलिए, प्रश्नकाल है, अब मंत्री जी के जवाब आ गए। अजय चंद्राकर जी अपना प्रश्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया, इसमें बहुत हो गया। नहीं, मैं आपका जिला नहीं, नहीं, इससे हट के जिले से हट के नहीं होता ना। मामा हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदेश के विश्वविद्यालय में संचालित जो शोध पीठ है उनके बारे में मेरा प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि शोध पीठ में पद कब से रिक्त हैं, कब भरे जाएंगे और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था और उद्देश्यों में कितना ये सफल हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रविशंकर विश्वविद्यालय में गुरु घासीदास शोध पीठ की 2017 में स्थापना हुई। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय परिशिष्ट में है ना, आप सीधे उत्तर में आइए। हाँ, परिशिष्ट में है वो सब। मैंने कहा ये गठन के उद्देश्यों में कितना सफल हुए हैं और दूसरा ये रिक्त पद कब से हैं और कब तक भरे जाएंगे, मेरा पहला प्रश्न ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक जानकारी है, इनके गठन के जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं।
पूर्णतः पूरे नहीं हुए हैं। और इनका जो उद्देश्य था, जिन महापुरुषों के नाम से इसको गठित किया गया है, उनके जीवन के बारे में शोध कर छत्तीसगढ़ की और देश की जनता को बताया जा सके कि इनकी पीठ क्यों गठित की गई है और इन महापुरुषों का क्या योगदान देश और समाज के लिए हुआ है, इसके लिए इसका गठन किया गया है। मैंने एक प्रश्न और पूछा था, इसे पूरक प्रश्न, इसमें रिक्त पद कब है? फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा, रिक्त पद कब से है और इसको भरेंगे कि नहीं भरेंगे जब उद्देश्य में सफल नहीं है? तो ये रिक्त पद जब से इन शोध पीठों को गठित किया गया तब से ही पद रिक्त है। अब ये देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विद्वान आदमी हैं, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, मंत्री जी भी सक्षम मंत्री हैं। अब आप देखिएगा, बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है। दूसरा प्रश्न मेरा है कि 21-22 में लगभग इन विद्यापीठों को 47 करोड़ 84 लाख रुपया, 20-21 में, 21-22 में 47 करोड़ 79 लाख रुपया और 22-23 में लगभग 50 करोड़ 39 लाख रुपये दिए गए। तो इतने रुपये इन शोध पीठों को किन कारणों से दिए गए? जब पद खाली है, उद्देश्य में सफल नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो लगभग 150 करोड़ रुपये, 146 करोड़ रुपये के आसपास इसको अनुदान क्यों दिए गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो राशि है, ये विश्वविद्यालय को कुल दी गई अनुदान की राशि है, शोध पीठों को दिए गए अनुदान की राशि नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय में, परिशिष्ट आप पढ़ लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय में शोध पीठ के संदर्भ में स्पेशल लिखा है, शोध पीठ के संदर्भ में वित्तीय, और मैं पूछा भी वही हूं, मैं विश्वविद्यालय के अनुदान को नहीं पूछा हूं, संदर्भ में वित्तीय और भौतिक स्थिति की जानकारी। तो भौतिक स्थिति बताई, वित्तीय स्थिति में लिखा है इन्होंने। मैंने विश्वविद्यालय के को कितना अनुदान मिला है ना तो मैंने पूछा है, तो मैं तो यही कहूंगा, और प्रश्न का उत्तर में भी यही आया है परिशिष्ट में कि 146 करोड़ रुपया अनुदान इन शोध पीठों को मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रश्न गए को आप भी देख लें। उक्त तीनों वर्षों में इन विश्वविद्यालयों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी वर्षवार बताएं, तो हमने इसका उत्तर दे दिया है। अच्छा चलिए, आपने परिशिष्ट में लिखा है कि वित्तीय शोध पीठ के संदर्भ में वित्तीय एवं भौतिक स्थिति, शोध पीठ के संदर्भ में लिखा, आप परिशिष्ट पढ़ लीजिए। अब इसके बाद जब ये कोई काम कर नहीं रहे हैं, कोई आदमी नहीं है, तो आपने जितना भी अनुदान एक मैंने शोध पीठों को अनुदान दिया है कि नहीं दिया है, ये स्पष्ट कर दीजिए। यदि ये विश्वविद्यालय का है तो शोध पीठों को अनुदान दिया नहीं है कि नहीं दिया? शोध पीठों को कोई अनुदान नहीं दिया गया। कोई अनुदान नहीं दिया गया आप कहा, तो ये एक तो संत का मैं चरण स्पर्श करूंगा। संत कबीर का इतिहास, कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र हैं, आप परिशिष्ट में देख लीजिए, कुशाभाऊ ठाकरे में, उसमें भी कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अनुदान नहीं मिला है, मंत्री जी ने स्वीकार किया। संत कबीर का इतिहास 2021 में, संत कबीर का इतिहास छत्तीसगढ़ 2021 में, कहत कबीर 2021-22, बिना मुद्रक के, बिना अनुसंधान अधिकारी के, बिना स्टाफ के 3 किताबें लिख ली। एक ही साल में 3 किताब लिखने का विश्व रिकॉर्ड है। ये उसके चरण स्पर्श करूंगा यदि उसको विधानसभा में लाया जाए तो मैं। अब इनके पास अनुदान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया गया, तो आखिर छपवाई किसके गई और कोई स्टाफ नहीं, तो इसके खर्चे कहां से हुए? माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन के द्वारा इनकी छपाई के लिए किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया गया है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से तो पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो शोध पीठ ने ये काम किया, आपने बताया है 3 किताब उन्होंने छपवाई है, उसके पास कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं। एक साल में महान विद्वान ने 3 किताब लिख दी, संसार में कोई नहीं लिखा है 3 किताब एक साल में। तो एक साल में किस खर्चे से लिखा? जब उसके पास 1 रुपया पैसा नहीं है, अनुदान नहीं है, तो इसका खर्चा कौन उठाया शोध पीठ का? ये जानना चाह रहा हूं। शासन ने दिया या नहीं दिया ये मेरा विषय नहीं है। विश्वविद्यालय ने दिया कि अपने जेब खर्च से किया, कि चंदा लेके किया, कि किसी एनजीओ ने अनुदान दिया, कि यूजीसी ने इसके लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत किया? क्या कोई तो होगा, कुछ भी जादू से तो नहीं होगा ये। इस बारे में शासन के पास में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस विद्वान के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं विद्वान ने अपने खर्चे से कहीं से पैसे मांगकर किस प्रकार से किया, इसके बारे में शासन को कोई जानकारी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये प्रश्न के उत्तर में आया
मैंने पूछा शोध पीठों ने क्या क्या काम किया, तो काम के उल्लेख में आपने 3 किताबों के, एक शोध पीठ का, कुशाभाऊ ठाकरे के एक शोध पीठ ने 3 किताब छापी हैं। तो छापी है तो कैसे छपी, क्या छपी, कहां से खर्च आया, किस तरह से आया, जिस जिस चीजों का मैंने उल्लेख किया इसका उत्तर तो आना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। वो विद्वान ने किया हो, किसने किया हो, विद्वान ने भी किया हो तो आपको जिम्मेदारी से यह बताना चाहिए कि विद्वान ने खर्च किया है इसका और इतना पैसा खर्च हुआ है, यह मुद्रक प्रकाशक ये है करके, जब उत्तर में आया है वो विषय। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, क्योंकि पिछले 5 सालों में शोध पीठों के लिए कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया, शोध पीठों ने कोई काम नहीं किया। मैं माननीय सदस्य को, विद्वान सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय पर सभी शोध पीठों का संचालन सुगम रूप से हो। ये हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ जन हैं, इनका सम्मान बढ़े और इसी के लिए इन शोध पीठों की स्थापना की गई है। आने वाले समय पर इन शोध पीठों का सुचारू संचालन किया जाएगा, इस बात की मैं जानकारी देता हूं। नहीं, पर इस घटना की जांच, ये तो अप्रत्याशित बात है, ठीक है आप करेंगे, मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन ये 3 किताब जो जादूस छपी है 1 साल में लीक दी गई, तो उसके बारे में तो आप जांच करवाइए, क्यों हुई है, भ्रष्टाचार ना हुआ हो, कुछ भी ना हुआ, पर आपने उत्तर दिया था, आपके संज्ञान में आनी चाहिए। आप बोलिए कि मैं इसको कम से कम पता लगा के ऐसी घटनाएं ना हो, या हुई है तो विधिवत रूप से हो, इसकी घोषणा कर दीजिए। आप प्रश्न भी कर रहे हो, जवाब भी दे रहे हो, दोनों विशेषज्ञ खड़े हैं। विशेषज्ञ नहीं है भाई साहब, इस सदन के आप तो सबसे मुखर बोलने वाले, प्रश्न करने वाले और सबसे अच्छा जवाब देने वाले दोनों खड़े हैं, दोनों का उत्तर सही आ रहा है, मगर मुझे लगता है कि प्रश्न का जवाब आपने दे दिया, बृजमोहन जी को जवाब देने की जरूरत समाप्त हो गई। नहीं है, मैंने जवाब नहीं दिया है साहब, मैंने ये चलिए बृजमोहन जी बता दीजिए, उत्तर में आ गया है और इसका, चलिए बृजमोहन जी से सुन लीजिए। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु घासीदास शोध पीठ पिछले 5 सालों में इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया। माधवराव सप्रे शोध पीठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, हिंद स्वराज शोध पीठ, कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा शोध पीठ, स्वर्गीय पदुमलाल पुन्ना बख्शी शोध पीठ, पंडित लखनलाल मिश्र शोध पीठ। अब ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के विभूति रहे हैं और 5 साल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले लोगों ने इन विभूतियों के नाम पर खाली भाषण दिए हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह किया है। उसके लिए गुरु घासीदास बाबा की शोध पीठ में भी कोई काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष की चिंता जायज है। जिन 3 किताबों के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जादू से ही लिखी गई है। चलिए उसके बारे में निश्चित रूप से आपने, क्योंकि विभाग के पास में इसकी कोई जानकारी नहीं है, आपकी चिंता है। मैं सहमत हो गया था, लेकिन विभाग को इसका उत्तर भी नहीं देना था जब जानकारी नहीं है। वो सारा लफड़ा तो उत्तर दिया इसलिए पैदा हुआ। तो इसलिए माननीय सदस्य की जो चिंता है, उस चिंता में मैं भी शामिल होते हुए हम पता करेंगे। पता करिए। चलिए मान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य ने प्रश्न पूछा, विद्वान मंत्री जी ने उत्तर दिया। उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र द्वारा निम्नानुसार पुस्तक लेखन कार्य किया गया। ये लेखन किया गया है कि इसे छाप भी दिया गया है, और जिस विद्वान व्यक्ति का नाम आप बार बार ले रहे हैं कि जादू से कर दिया, तो उस विद्वान व्यक्ति का भी नाम बता दीजिए। विद्वान प्रश्नकर्ता, विद्वान मंत्री, तो विद्वान लेखक का भी नाम बता दीजिए जिसने लिखा है। और ये छपा है कि नहीं छपा है, छपा है तो हम लोगों को बंटवा दीजिए, नहीं छपा है तो यहाँ क्यों आया, ये अपने विभाग से पूछ के बताइए। इसमें तो आया है ना उत्तर में। कोई जवाब है कि जादूगरी तो इतनी जादूगरी नहीं चलेगी सर। चलिए जवाब जादू दिखाइए, 5 साल का जादू दिखाइए, 15 साल का जादू दिखाइए, मगर ऐसा हवा में लड्डू मत उछालिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी जवाब चाह रहे हैं, मैंने लगभग जवाब दे दिया है। और मैं सोचता हूं कि जो 3 किताबों के मामले में बात मुख्य रूप से चली है, उसके मामले में विभाग निश्चित रूप से पता करेगा
कि वो कहाँ से कैसे उसकी छपाई हुई है, कैसे लेखन हुआ, विभाग पता करेगा और विभाग पता कर निश्चित रूप से अगर आवश्यक होगा तो ये जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराएगा। महान जी का कहना है कि यदि वो उपलब्ध हो जाए, कहीं मिल जाए तो सदस्यों को बंटवा दिया जाए, इतना ही बात। नहीं, विद्वान जिनने लिखा है उस विधायकों को बंटवा दिया जाए। नहीं सर, लिखा है, ठीक है, उनने खुद लिखा है, लिखा है। अजय, तो इनके अजय उसका नाम बताना क्या है? अरे वो देख लीजिए, देख लीजिए। बैठ के प्रश्न मत करिए, बैठ के प्रश्न नहीं करेंगे। जब माननीय महान जी प्रश्न कर रहे हैं तो आपस में बात नहीं करिए। मंत्री जी, आप भी बैठ के बात कर रहे हैं। महोदय, मंत्री जी माइक चालू है और माननीय सदस्य से वो सवाल पूछ रहे हैं बैठे बैठे। नहीं ठीक ही, ध्यान रखें। चलिए आप आखिरी प्रश्न करें। नहीं सर, मैं तो आखिरी, पहला ही प्रश्न आखिरी है, पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे लिखा है कि लेखन कार्य किया गया है, ये लिखा है। वही तो मैं बोला, किताब मिल जाए तो बंटवा देना। नहीं तो लिखा है कि छपा भी है। वो कबीर के अनुयायी हैं और उनको लग रहा है कि कबीर जी के नाम पर भी ऐसा घपला उनकी सरकार कर सकती है कि कबीर मैं तो लिखा है। निश्चित रूप से उनकी चिंता में मैं भी शामिल हूं और वो किताब अगर मिल जाएगी तो आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। पूरे विधायकों को बंटवा दीजिए। ठीक सर, अध्यक्ष महोदय, कबीर साहब ये कहते थे, लिखा लेखी की है नहीं, देखन सुनी की बात भी नहीं चलती, वहाँ सिर्फ देखने की ही बात चलती है। जिसको आपने आंख से देखा है तो बताइए। देखा सुनी का अनुपालन किया है उस मंत्री जी ने, लिखा पढ़ी नहीं इतना छूट मत दीजिए अपने विभाग को। लिखने वाले को हम दोनों मिलकर उनको प्रणाम करते हैं ना, आप करेंगे, मैं चलिए, मैं जाके भी प्रणाम कर सकता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हो गया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, फूल सिंह राठिया जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अपने कोरबा जिला में कितने प्राथमिक शाला जर्जर है, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी? जर्जर प्राथमिक शालाएं 189 है, भवन विहीन 58 है, पूर्व माध्यमिक शाला स्थित जर्जर है, 20 भवन विहीन है, हाई स्कूल 4 जर्जर हैं, 1 भवन विहीन है, हायर सेकेंडरी 7 जर्जर हैं और भवन विहीन कोई भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, इसमें 58 भवन विहीन बताए हैं मंत्री महोदय, उसमें संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भवन विहीन है वहां पर स्कूलें नजदीक के दूसरे भवन में संचालित हो रही हैं और जो जर्जर हैं उन जर्जर के भी जो ज्यादा जर्जर हो गई हैं वहां नजदीक के दूसरे भवन में हो रही हैं और बाकी वहीं उसी भवन में संचालित हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, एक जर्जर कब तक माने भवन विहीन का माने भवन उपलब्ध हो जाएगा? हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जर्जर भवनों को और शाला विहीन भवनों को बना दिया। चलिए, बहुत अच्छा। अध्यक्ष महोदय, बहुत विचित्र स्थिति है, आदिवासी क्षेत्र है, बेचारा पूछ भी नहीं पा रहे ठीक से, इतने सारे भवन विहीन स्कूल हैं। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं, जब आप लोगों ने, सरकार ने शाला भवन निर्माण के बारे में कुछ सोचा होगा तो उसके अहाता के बारे में सोचा है, अहाता बनाना अनिवार्य है कि नहीं है? एक भी जगह आपने अहाता का इसमें दिखाया नहीं है कि कहीं अहाता बना हुआ है। तो वो दिन में बच्चों के काम आता है, रात में पौशाला उसका क्या बोलते हैं, पशुओं के काम आता है, ऐसा कुछ है क्या? एक भी जगह कहीं भी आपका अहाता निर्माण नहीं हुआ है, तो विशेष सुविधा दी गई है। ये माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, गोठान बनने के बाद अब कोई भी पशु कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, सब गोठाने में रहते हैं। हाँ तो ठीक है ना, तो अहाता का आपने कहा है ना, इसमें आपने कहा ना पशु वसु नहीं चल देते, तो उसका बाकी प्रश्न आपका ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी अहाता नहीं है। अब वहां पर संचालित शालाएं 1476 हैं प्राथमिक, उसमें से जो अहाता विहीन है वो 422 है। अगर पूर्व माध्यमिक 518 है
तो आहता विहीन 91 है, हाई स्कूल 86 है, उसमें 28 आहता विहीन है, हायर सेकेंडरी स्कूल 94 है, तो 24 आहता विहीन है। तो ऐसा नहीं है कि सभी आहता विहीन है। माननीय नेताजी की चिंता जायज है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, भवन की सुरक्षा के लिए हम पहली बार हमने ये निर्णय लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जितने शिक्षा विभाग के काम होते थे वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, आरईएस के माध्यम से होते थे, हम पैसा दे देते थे, वो बनाते नहीं थे। अब स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग अपना खुद का इंजीनियरिंग विभाग बनाएगा और इंजीनियरिंग विभाग बनने के बाद में तेजी से काम होंगे। जो पैसे सैंक्शन होते हैं, कई काम तो ऐसे हैं कि जो 10-10 सालों से पीडब्ल्यूडी, आरईएस को पैसे दिए हुए उनका निर्माण नहीं हुआ है, और हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन बनने के बाद हम तेजी से कोशिश करेंगे कि स्कूलों की बिल्डिंगों की मरम्मत हो जाए, नई बिल्डिंग बन जाए, उनके अहाते बन जाए, हमारे बच्चे एक अच्छे वातावरण में पढ़ाई करें, ये हमारी कोशिश है। बृजमोहन जी, मंत्री जी, अब भविष्य में कम से कम ये निर्णय तो ले सकते हैं कि भविष्य में जो नए भवन बनेंगे वो अहाता सहित उसका ड्राइंग डिजाइन बनेगा, तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। एक नीतिगत फैसला ले सकते हैं आप यदि चाहें तो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय। इस तरह से सुझाव आप देते रहेंगे तो शायद ये सरकार ठीक चलने लगेगी। नहीं, वो मंत्री जी का निर्णय है। आपका निर्देश निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। जहां पर कई स्कूलें तो ऐसी हैं जहां पर स्कूल भवन के निर्माण से ज्यादा आहते में पैसा लगेगा, तो जहां पर पर्याप्त पैसे में या कम पैसे में अहाता बन सकता है, हम भविष्य में निर्णय करेंगे आपके निर्देशानुसार कि अहाता के साथ स्कूल बिल्डिंग का सैंक्शन हो। और जहां पर बड़े मैदान हैं उसमें फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से या फिर हमारे मनरेगा के माध्यम से वहां पर वृक्षारोपण कर बारबेट वायरिंग कर ये भी किया जा सकता है, सुरक्षित किया जाए, ये हमारी कोशिश है। धन्यवाद। श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में रिक्त पदों की जानकारी में उत्तर में आया है अध्यक्ष महोदय जी कि प्रोफेसर के 240 पद में 112 पद रिक्त हैं और एसोसिएट प्रोफेसर में 397 में 184 पद रिक्त हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में 632 में 324 पद रिक्त हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से जानना चाह रही हूँ कि जो रिक्त पद होने के कारण जो महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में जो पढ़ाई न हो, इसके लिए कोई किसी प्रकार की प्रभावित न हो, इसके लिए क्या विभाग के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में प्रोफेसर्स, चिकित्सा प्रोफेसर्स की हमारे यहाँ बहुत कमी है। इसके लिए विभाग ने 234 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रियाधीन है। चूँकि इनकी भर्ती पीएससी के माध्यम से होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, और हम लोगों ने 234 पद की भर्ती कार्यवाही छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के माध्यम से कर रहे हैं। और इसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, संविदा पर प्रति महीना हम लोग वॉक इन इंटरव्यू की तरह करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और जितनी संख्या हमको संविदा में उपलब्ध हो पाते हैं वो हम लोग भर्ती करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आधे से ज़्यादा पद रिक्त हैं और संविदा से वो कितने दिनों तक का उन लोग करवाते हैं, मतलब कितने दिनों तक का रहता है वैकल्पिक व्यवस्था आपका? माननीय अध्यक्ष महोदय, संविदा में एक बार भर्ती के बाद हमारे पास उपलब्ध हो जाने पर उनकी संविदा को हम लोग बढ़ाते भी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। चूँकि प्रदेश में, मैंने सभी फोरम पे बार बार बता रहा हूँ कि विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रोफेसर्स की बहुत कमी है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 234 पद जल्द से जल्द पीएससी के माध्यम से हो जाएं और उनकी पूर्ति हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर वो वैकल्पिक व्यवस्था आप संविदा के जरिए कर रहे हैं तो रेगुलर नियुक्ति तो बहुत जल्द होना चाहिए सभा अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि ये पूरा मेडिकल छात्रों का भविष्य का सवाल है और मोदी जी की गारंटी और विकसित भारत बनाना है, तो इसके लिए मेडिकल के छात्र के साथ ये
अनदेखा करना उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। तो मैं निवेदन कर रही हूँ कि बहुत जल्द रेगुलर इसमें भर्ती किया जाए। पहले भर्ती जल्दी कराइए पीएससी में। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएससी को हम लोगों ने भेज दिया। ठीक है, धर्म कौशिक जी। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमानक दवाई का मामला है। आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक दवाई जो मिलाई गई है और उसमें 11 आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाई की मिलावट की जानकारी दी गई है। प्रपत्र अ के कालम में 10 दवाइयों के जांच प्रतिवेदन में एलोपैथिक दवाइयों का प्रतिशत नहीं दिया गया है। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक दवाई तो मिलाई गई है, जांच के लिए आपके द्वारा भेजा गया है और जांच भेजने के बाद में उसका प्रतिवेदन में ये दवाई का जो प्रतिशत जो दिया जाना चाहिए, कितना मिला है एलोपैथिक, उसमें वो दिया नहीं गया है। उसका कारण आप बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दवाई जो जांच का प्रक्रिया है, हमारे पास चलित वाहन में लेब रहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और कहीं पे हमको ऐसा लगता है कि हाँ मिलावट की आशंका है तो तत्काल उसको वहीं पे जांच करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और प्रतिशत के लिए समय की भी आवश्यकता होती है और उस हिसाब से जांच तत्काल में नहीं होता। ये चलित लेब का नहीं मामला है, ये आपका जो छत्तीसगढ़ में लेब का मामला है और कलकत्ता भेजे हैं वो लेब का मामला है। चलित लेब के मामला का मैं नहीं पूछ रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें जो 10 दवाइयों के जो आपने उसमें लिखा है कि 10-11 को आयुर्वेदिक दवाई में पाई गई है, उसका मात्रा प्रतिशत कितना मिलाया गया है, ये आप बताएं कि क्यों नहीं लिखा गया है उसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ मानव संसाधन बहुत कम है, लगभग 5% ही हमारे पास जांच करने वाले प्रयोगशाला में उसके विशेषज्ञ हैं। उसकी भर्ती प्रक्रिया हम कर रहे हैं, उसके लिए हम बाहर भेजते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और बाहर से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम प्रतिशत बता देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच तो हुई है, इसमें कम है ज्यादा है उससे मतलब नहीं है। लेब में जांच हुई है और जांच होने के बाद में कितना प्रतिशत उसमें मिला है, तो प्रतिशत क्यों नहीं लिखा है, मैं तो यही कहना चाहता हूं ना उसमें। तो आप बताएं उसको प्रतिशत क्यों नहीं लिखा है। ये जांच हमारे लेब में हुआ है और हम लोग केवल ये पता करने का हमारे पास उपकरण है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इसमें आयुर्वेदिक में एलोपैथिक मिला है कि नहीं मिला है, और तत्काल रिपोर्ट चाहिए होता है उसकी कार्रवाई के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय। तो ये डिटेक्ट हो जाता है कि उसमें मिलावट है, उस आधार पर हम कार्रवाई करके सैंपल को सील करते हैं और आगे उसकी विस्तृत घटक की जो प्रतिशत है उसके लिए हम बाहर लेब में भी भेजते हैं। कोई कार्रवाई की है तो उसके बारे में जानकारी दे दीजिए जो चाहते हैं सदस्यगण। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई की है तो उसकी जानकारी दे, क्योंकि गंभीर मामला है। जी इसमें आधे घंटे की चर्चा करवा दीजिए, जवाब आएगा नहीं। ये जवाब आ रहा है, नहीं आ रहे हैं ना जवाब, आप अनुमान कैसे लगा लेंगे? आधे घंटे की चर्चा करवा दीजिए। मंत्री जी खड़े हैं। अच्छा चलिए जवाब देते मंत्री जी खड़े हैं, जवाब सुनिए। आपको भी उसके बाद की कोई किसी विषय में पहुंचूंगा मैं, पहले जवाब तो सुन लें। थोड़ा जी है, पूरा जवाब है। प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है कि कितना % मिला है। मिलावट है और मिलावट की जांच आ रही है, तो कितना % मिला है नहीं मिला उससे क्या औचित्य है? कार्रवाई हाँ नहीं, वो कार्रवाई के बारे में तो बता देंगे। इनका मूल विषय कार्रवाई है, मिलावट का % नहीं है। मंत्री जी का उत्तर आने दीजिए ना अभी, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी को देखेंगे अपन लोग। अभी तो मंत्री जी मौजूद हैं, उनका उत्तर आ जाए। अभी जवाब मंत्री जी देने में सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। एक केस का बोलिए बता दूं, 13-14 केस है कि ऐसे रैंडम बताऊं? चलो एक केस का बताओ। एक राजनांदगांव इसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग अपने विभागीय कार्रवाई में। ये राजनांदगांव के केस है, उसमें प्रकरण विवेचनाधीन है, विवेचना चल रही है। दूसरा एक और केस है, उसमें भी चल रहा है। ये आप एक बात बता दीजिए मंत्री जी, ये जो विवेचना की आप बात कर रहे हैं, तो जी एक तो इसमें ये 11वां नंबर देखिए हमने कोर्ट यदि में मिलावट पाई जाती है तो सजा का क्या प्रावधान है? जी कितने दिन के अंदर में कोर्ट में हमको भेजना चाहिए? जी आपने 60 दिन का लिखा है जी।
और आपका जो विवेचनाधीन जो बना हुआ है, तो विवेचनाधीन में कितना दिन अभी हो गया है और शासन से क्या अनुमति ली गई है लेट के लिए? तो अनुमति ली गई है तो बता दे कब की अनुमति ली गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग 12 केसों को अपने स्तर पर विवेचना कर रहे हैं। हमको विवेचना करने का ये समय सीमा होता है। प्रकरण में जिसमें सज़ा 1 से 3 साल के मध्य होती है, ऐसे प्रकरणों की समयावधि 3 वर्ष होती है। प्रकरण जिनमें सज़ा का प्रावधान 3 वर्ष से अधिक होता है, उसमें प्रकरण की दायर करने की समय सीमा नहीं है। चूँकि ये दवाओं का और औषधि का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, और कोर्ट में पेश भी करना रहता है, इसलिए पूरी तरह से विभाग ये विश्वास हो जाता है कि इसमें मिलावट है हर तरह से, तब हम लोग उसको प्रकरण को चलिए आपको विश्वास ही करते रहेंगे। मैं स्पेसिफिक पूछ देता हूं आपको, जांच प्रतिवेदन से असहमत होने पर फर्म के आवेदक अनुरूप पुनः जांच हेतु केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता प्रेषित किया गया, जिसका रिपोर्ट घटक डाइक्लोफेनिक सोडियम 35.91 mg पाया गया। प्रकरण विवेचनाधीन है। ये तो प्रूफ हो गया है ना कि 35 पाया गया है इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि एक बार हम जांच करके डिटेक्ट करते हैं मिलावट है कि नहीं इसमें। हाँ, नहीं उसी में आ रहा हूँ। लेब में आया है माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, जवाब मैं स्पेसिफिक पूछा हूँ ना, मैं स्पेसिफिक ही बता रहा हूँ। इसमें जवाब स्पेसिफिक दीजिए। हाँ, वो जो पहले डिटेक्ट हम कर लिए, फिर आपने भी अभी जैसा बताया कि केंद्रीय अनुसंधान औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता भेजते हैं, मैं पहले ही बताया कि हम लोग भेजते हैं। इसके बाद उसमें घटक आ गया है 35.91 mg पाया गया है डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो उस प्रकरण को फाइल बनाने में मैंने जैसे कहा 3 साल से ऊपर में समय सीमा नहीं है, और 1 से 3 साल की सजा में 3 साल है। तो प्रकरण कोर्ट में भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं, और 2022 तक सभी अमानक वाले प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत हो चुके हैं, और 2023 के विवेचनाधीन जो हैं उसको जल्द ही हम कोर्ट में पेश करेंगे। 22-23 का बता दिया। प्रकरण को कोर्ट में भेजे हैं, 11 प्रकरण पाया गया ना अमानक, 22 का भेज दिए हैं, उसमें एक प्रकरण को भेजा गया है कोर्ट। अरे भाई, मंत्री जी का जवाब नहीं सुना आपने। 22 का भेज चुके हैं, 23 का भेजेंगे, उसके आगे प्रश्न करिए। अब 2022 तक के सभी केस मैं अवधि पूछा हूँ कि कितनी अवधि, उसका अवधि क्या है कोर्ट में भेजने का, यही तो पूछ रहा हूँ उसको। जल्द से जल्द भेज देंगे हम। नहीं, जल्द से जल्द नहीं भाई, आपके नियम में एक्ट में क्या लिखा हुआ है? कितने दिन के बाद में उसको भेजना? 3 साल के अंदर हमको भेजना है। कितने दिन के अंदर भेजना चाहिए? 3 साल के अंदर। चलिए, 1 से 3 कोर्ट में। हाँ, चलिए, हो गया। आगे 3 साल का नहीं है, वो कम का है। वो आप एक बार उसको दिखवा लेंगे। आप और प्रश्न कुछ हो तो, नहीं तो अजय जी पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको हम जल्द से जल्द भेज देंगे, उसको 3 महीने के अंदर भेज देंगे। चलिए, हो गया। अजय जी पूछ लीजिए। माननीय मंत्री महोदय, आप कितनी दवाई खरीदते हैं उसमें कितने प्रतिशत की सैंपलिंग करना अनिवार्य है, या कितने प्रतिशत की सैंपलिंग लेने का नियम है, और आपने कितना प्रतिशत सैंपलिंग लिया? क्योंकि ये मामला दवाई खरीदी से आपका प्रश्न है, इसलिए इसमें उद्भूत नहीं होता है। ये खाद्य औषधि जो दवाई खरीदे मिलावट हैं, संबंधी एक प्रश्न है, इसलिए उद्भूत नहीं होता। एक मिनट उद्भूत। जो दवाई आप खरीदे हैं उसमें सैंपलिंग के नियम हैं, तो आपने उस प्रश्नाधीन अवधि में जितने दवाई खरीदे हैं उसमें कितने प्रतिशत की आपने सैंपलिंग करने का नियम है? नहीं है तो नहीं है बोल दीजिए। उद्भूत तो हो रहा है, आप सैंपलिंग करते हैं, जांच, आप या तो दवाई जांच नहीं करते, ऐसा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दवाई में मिलावट संबंधी प्रश्न है। ये आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक मिलावट का मामला, और माननीय सदस्य आयुर्वेदिक दवाई खरीदते हैं, दवाई खरीदी की बात कर नहीं, मैं उसी को पूछ रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ। दवाई खरीदते हैं आप, आयुर्वेदिक दवाई खरीदते हैं, मान लो 10 खरीदते हैं, तो कितने प्रतिशत की आप चेकिंग करते हैं, ये पूछ रहा हूं। कितने प्रतिशत की चेकिंग करने का कोई नियम है कि नियम नहीं है, कि शिकायत मिलने पर करते हैं, कि रेंडमली करते हैं, क्या है उसका नियम, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। हम जितने भी दवाइयां हमारी सरकारी हॉस्पिटलों के लिए हम खरीदते हैं, उसमें सभी बैच के 100% बैचों का हम सैंपलिंग करते हैं सैंपल में। और जो प्राइवेट एक क्वेश्चन जो है, जो अन्य दुकानों में आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक की मिलावट का प्रश्न है। अरे आप आयुर्वेदिक दवाई खरीदते हैं ना? 100% हर बैच का करते हैं। तो उसमें कितने प्रतिशत की सैंपलिंग करते हैं, जांच करते हैं, ये पूछ रहा हूं।
उद्भूत होने का सवाल ही नहीं। आप एलोपैथी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 100% पूरा 2% की करते, 100% पूरे बैच का 100% की करते। प्रश्नकाल समाप्त, बैठ जाइए। पत्रों का